चलिए, गैल्वेनोमीटर, कौन? गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बनाओ। टर्मिनल T1, टर्मिनल T2, वायर वायर वायर, इसको टॉर्सन हेड बोलते हैं, वायर मिरर। ठीक है, इसके बाद कॉइल बनेगी। पहले मैग्नेट बना ले, कटी हुई मैग्नेट कैसी बन गई? नॉर्थ पोल, कटी हुई मैग्नेट साउथ पोल। कॉनकेव, कल बताया था है ना, पूरा कल 1 घंटा यही समझाए थे कि इनको कॉनकेव क्यों काटा जाता है। और यहाँ पे जो कॉइल होती है वो किस पे लपेटी जाती है? सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर पे। बहुत सारे टर्म्स, स्प्रिंग जिसमें ऐंठन आ जाती है, ये मास, भारी मास, और यहाँ से ये वायर जाएगा ऐसे T2 टर्मिनल के लिए। बढ़िया, गैल्वेनोमीटर कंप्लीट। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? चूंकि एक कॉइल जो है ABCD, ABCD मैग्नेटिक फील्ड में है, चुंबकों के बीच में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में है। तो अगर इस कॉइल में करंट दौड़ता है तो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी, और ऐसी हालत में इस कॉइल पर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क। और ये घूमने का प्रयास करेगी। प्रयास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थोड़ा ही घूम पाएगी, तब तक इस स्प्रिंग में ऐंठन आ जाएगी, और जैसे ही इस स्प्रिंग में ऐंठन आ जाएगी, पूरी कॉइल को क्या करेगा? रिस्टोर करा देगा। ठीक है, इसी से निडल कनेक्ट होती है, निडल थोड़ा ही आगे जा पाएगी और फिर रिस्टोर हो जाएगी। तो तभी देखा होगा जैसे करंट ऑन करते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, फिर 0 हो जाता है। ये सारी चीजें बढ़िया है। सॉफ्ट आयरन कोर का क्या काम है? सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे। बढ़िया है। इनको हमने कॉनकेव क्यों काटा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि रेडियल फील्ड रहे। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? रेडियल फील्ड रहे। रेडियल फील्ड क्या होते हैं? ऐसे फील्ड्स होते हैं जिनमें कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहती है। कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहती है? पैरेलल रहती है। ऐसा होने से कॉइल पर टॉर्क की हमेशा मैक्सिमम कंडीशन अप्लाई होती है। अरे पढ़ा है ना हम लोगों ने, इधर नॉर्थ पोल बना लेते थे, इधर साउथ पोल बना लेते थे, और कॉइल जब लेटी होती थी तब टॉर्क मैक्सिमम होता है, और जब खड़ी होती है तब टॉर्क कैसा होता है? मिनिमम होता है। कि पढ़ा है हम लोगों ने। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? NIBA cos थीटा। तो जब लेटी होगी यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है यानी cos 0 यानी मैक्सिमम, और जब खड़ी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया उसका प्लेन, यानी cos 90 रखोगे टॉर्क 0 है ना। तो रेडियल फील्ड्स बनाने के लिए हम इसको कॉनकेव काटते हैं। रेडियल फील्ड का मतलब प्लेन हमेशा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमेशा मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन, यानी इस ABCD पर हमेशा टॉर्क NIBA रहेगा, कॉस लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको ऐसे स्टाइल में बोलते हैं, द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब प्लेन कैसा होगा? पैरेलल होगा। सिंपल सी बात है, ऐसा ही तुमने कॉपी में पढ़ा होगा, लिखा हुआ। अच्छी बात है। इसकी वर्किंग में हमने क्या देखा था? एक टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पे लगाता है, इसको डिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, NIBA। n नंबर ऑफ टर्न्स है, I इसमें करंट दौड़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका एरिया ABCD का A है। और जब ये डिफ्लेक्ट हो जाता है तो स्प्रिंग भी इस पर टॉर्क लाती है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको रिस्टोर करने के लिए। तो स्प्रिंग के अंदर जो ऐंठन के कारण टॉर्क बनता है, जिसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं, वो क्या होता है? समथिंग कांस्टेंट K अल्फा। सही है, ये टॉर्सन कांस्टेंट होता है स्प्रिंग में। इसके अलावा इसके बारे में जानना अभी आवश्यक नहीं। तो हमें सबको पता है कि जितना डिफ्लेक्ट होता है उतना पूरा रिस्टोर कराती है स्प्रिंग। इसका मतलब ये दोनों टॉर्क कैसे होंगे? बराबर होंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क
एंड रीस्टोरिंग टॉर्क, यही इसका वर्क है। इतना ही हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। बाकी ये 5 नंबर में आता है, इसका डायग्राम आता है 1, 2, 1.5 नंबर का, ठीक है। नेमिंग करनी होती है, लेबलिंग, है ना। मैग्नेट्स, ABCD, लूप, सॉफ्ट आयरन, मिरर, स्प्रिंग, फॉस्फर ब्रॉन्ज, किसकी बनी है? फॉस्फर ब्रॉन्ज। हकीकत में ये वाला जो वायर है यहाँ से यहाँ तक, ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज का है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज का है, बस ये कॉइल कॉपर की है। बहुत ज़्यादा टर्म्स हो जाएंगे। फॉस्फर ब्रॉन्ज एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत अच्छा कंडक्टर भी है और हाईली इलास्टिक भी है ना, और जल्दी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, जंगें नहीं लगती, तो इसलिए उसकी स्प्रिंग को यूज करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अल्फा बराबर क्या आया? NIBA/K, टॉर्सन कांस्टेंट। ध्यान से देखो, ये R लग रहा है, शकल R जैसी है, बोलते हैं हम K है, ये ऐसा बनाना ही नहीं चाहिए, छोटा K। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये भी हमने कल बता दिया था, जितना ज़्यादा हम करंट लगाएंगे इस कॉइल में, डेविएशन अल्फा उतना ज़्यादा होगा। और गैल्वेनोमीटर में हमने ये देखा भी है, मरियल करंट होता है तो सुई ऐसे जाके ऐसे हो जाती है, और खूब ढंगा करंट होता है तो सुई ढंग से उसमें डेविएशन आता है। तो सुई जो होती है इसी से कनेक्ट होती है, इसमें ढंग से डेविएशन आएगा तभी सुई में दिखेगा। बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसका वर्किंग पढ़ लिया, इसका यूज सबको पता है करंट को डिटेक्ट करने में। हल्ला जी, अच्छा ठीक है। आज पढ़ेंगे इसकी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, हर बार पूछी जाती है, अगर इसको हटाया नहीं गया तो हटा बहुत जल्दी देते CSC वाले, बेकार चीज़ है, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे। कोई डिवाइस कितनी सेंसिटिव है, ये उसकी सेंसिटिविटी बताती है। मतलब सेंसिटिव तो आदमी होते हैं, डिवाइस कब से सेंसिटिव होने लगी? देखो। अच्छा, हमारे पास 2 गैल्वेनोमीटर हैं, ध्यान से देखना, 2 गैल्वेनोमीटर, एक ये है, समय से नहीं आते, टकरा गए तो। एक गैल्वेनोमीटर हमारे पास ये है और एक गैल्वेनोमीटर हमारे पास ये है गैल्वेनोमीटर। ध्यान से देखो, पढ़ाई नहीं हो रही। बहुत छोटा सा सेल हमने लगाया, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, ऐसे ही लगाते हैं ना, यहाँ पे खूंटे होते हैं उसे बांध देते हैं। बहुत छोटा सा करंट लगाया। एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है जो बारीक से बारीक करंट को डिटेक्ट कर लेता है, और एक गैल्वेनोमीटर ऐसा है जिसमें बारीक करंट जाता है, उसकी सुई हिलती भी नहीं है, शर्माती भी नहीं है, और ढंगा करंट होगा तभी डिटेक्ट कर पाएगा। जो बारीक करंट होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक करंट होते हैं, उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो कौन सा गैल्वेनोमीटर अच्छा है? जो बारीक करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, जो वीक करंट पर भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाता है, बता देता है इतना मिली एम्पियर। अब जो वीक को नाप लेता है, स्ट्रॉन्ग को भी नाप लेगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम बोलते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। बहुत ज़्यादा अच्छा गैल्वेनोमीटर है हमारा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जरा से करंट को भी ये बता देता है। जरा सा करंट होता है तो भी कॉइल में डिफ्लेक्शन आ जाता है, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। ऐसे गैल्वेनोमीटर्स जो वीक करंट्स को भी अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं बढ़िया गैल्वेनोमीटर, यानी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेंसिटिविटी 2 प्रकार से डिफाइन करते हैं गैल्वेनोमीटर में। अभी हम पहले बताएं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? देखो देखो देखो, देखिए नहीं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। जरा से करंट में बड़ा सा अल्फा आए तो हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और सही बात भी है, इसका फॉर्मूला होता है जरा से करंट में बड़ा सा अल्फा आए
अल्फा मीन्स डेविएशन, अल्फा मीन्स सुई का डेविएशन, जितना सुई का डेविएशन होगा उतना ही इसका होगा। तो अगर हमारा गैल्वेनोमीटर ऐसा है, जो महीन करंट होते हैं, जो बारीक करंट होते हैं, जो वीक करंट होते हैं, उनमें भी ढंग का अच्छा खासा डेविएशन आ जाता है, उनमें भी सुई अच्छी खासी डेविएट हो जाती है, वीक करंट्स में भी बढ़िया सा डेविएशन मिलता है, अच्छे से वो नाप लेता है, तो ऐसा गैल्वेनोमीटर हमारा बहुत सेंसिटिव कहलाएगा। जितना ज़्यादा अल्फा आएगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। सही है। तो करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं गैल्वेनोमीटर की? अल्फा अपॉन आई। अल्फा क्या है? डेविएशन ऑफ कॉइल। ये क्या है? करंट। जरा से करंट में बड़ा सा अल्फा आ रहा है तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। सही है। चलिए इसको आगे बढ़ाएं क्या? करंट सेंसिटिविटी आई, अल्फा की वैल्यू निकालें। अल्फा एक ही चीज पड़ा है गैल्वेनोमीटर में, क्या? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर रिस्टोरिंग टॉर्क। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालें, क्या आएगी? NIBA अपॉन के। NIBA अपॉन के दर दो। NIBA अपॉन के अपॉन आई। आई ने आई को बाहर डाला तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो गया NBA अपॉन के। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है इसमें, हम हमेशा यही बोलेंगे, जरा से करंट में अगर बड़ा सा अल्फा आ रहा है तो वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। और एक ऐसा है जरा से करंट में ऐसा कर रहा है, दिखता भी नहीं है, सुई हिली भी नहीं हिली, समझ में नहीं आता है गैल्वेनोमीटर ने डिटेक्ट कर पाया करंट कि नहीं कर पाया। जीरो पे ही दिखाई देगी उसकी सुई, हमेशा जीरो ऊपर होता है गैल्वेनोमीटर में, एमीटर में इधर होता है, तो पता ही नहीं चलेगा। ढंग से अल्फा आए जरा से करंट में तो हम बोलेंगे कि बहुत बढ़िया गैल्वेनोमीटर। ऐसे गैल्वेनोमीटर्स जो जरा से करंट में बड़ा सा अल्फा देते हैं उनको बोलते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। अल्फा की वैल्यू वहां से निकाल के यहाँ रखो, आई से आई को खत्म कर दो, ये आंसर आ जाएगा। बोर्ड में पूछा जाता है करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को डिफाइन करो। ठीक है, इट द रेशियो ऑफ दिस अपॉन दिस। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर ये भी बताओ कि गैल्वेनोमीटर को कैसे सेंसिटिव बनाएं, करंट सेंसिटिव, कि वो जरा से करंट को भी बढ़िया सा अल्फा दे। देखो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाकर करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। एरिया ऑफ एबीसीडी बढ़ाकर करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। के को कम करके करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो सेंसिटिविटी जो होती है वो हम इन चार तरीके से अच्छी कर सकते हैं। इनमें दो तरीके जो हैं उनमें लिमिटेशन है, इसको हम एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को। अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, नहीं बहुत सेंसिटिव बनाना है अपना गैल्वेनोमीटर, हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, उठाने में दिक्कत होगी, क्योंकि कॉपर की वायरिंग होती है। ज़्यादा टर्न्स हम नहीं कर सकते, 1000 2000 3000 से ज़्यादा क्या करोगे, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी बढ़ने की एक लिमिट है। इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो गैल्वेनोमीटर जो होगा उसको हम अच्छे से फिर यूज नहीं कर पाएंगे, वो बल्कि हो जाएगा। एरिया बढ़ाने की भी एक लिमिट है। कॉइल इतनी छोटी है, चलो थोड़ा बड़ा कर दे, ABCD, थोड़ा ज़्यादा एरिया हो जाए उसका, और ज़्यादा बड़ा कर दोगे और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि वो ऊपर है, न्यूमरेटर में है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो फिर उसको लैब में कैसे ले जाएंगे हम, या लैब में रखा है तो बाहर कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी गैल्वेनोमीटर की, एरिया बढ़ाएंगे तो भी गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छे से करंट को नापने लगेगा, बहुत अच्छा सेंसिटिव हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को बढ़ाने से गैल्वेनोमीटर हमारा जो होता है वो बल्कि हो जाता है, भारी हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे और बड़ा और बड़ा और लपेटे रहो, कितना लपेटोगे। ये दो जो चीज़ें हैं ये बढ़िया चीज़ें हैं। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के हमारे जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो बहुत अच्छा सेंसिटिव हो जाते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के, और इसीलिए हमने सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रखा है। देखो जरा, नॉर्मल अगर हमारी मैग्नेट्स होती और कॉइल होती, एक लाइन बना देते हैं, लाइन का मतलब कॉइल ही होता है,
समझ में आता है ना, कल की क्लास में पता चला हुआ, ऊपर से देखोगे तो कॉइल हमारी लाइन ही लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ठीक है, इस पर टॉर्क वर्क लगेगा, ये घूमेगी अच्छे से, ठीक है, और नाच के ऐसी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। हमने सॉफ्ट आयरन डाल दिया, सॉफ्ट आयरन डालने से ये कॉइल हो गई, कॉइल को सॉफ्ट आयरन पर लपेटने से क्या हुआ, सॉफ्ट आयरन ने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे अपनी तरफ खींच लिया, ऐसे अपनी तरफ खींच लिया, ऐसे इस तरह। और जो हमारा लूप है उसके इर्द गिर्द, लूप के दूरी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। टॉर्क कौन लगाएगा लूप पे, जो लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सॉफ्ट आयरन क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ा रहा है, लूप के पास ज्यादा ला रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा करीब ला रहा है लूप के, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन का जो सिलेंडर है वो अट्रैक्ट कर लेता है फील्ड है इसको। अगले चैप्टर में समझाएंगे कैसे। तो सॉफ्ट आयरन डालने से लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ जाती है, सॉफ्ट आयरन डाल के लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ जाती है, और ऐसा करने से गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। और हमको भी ये बात पता है कि लूप पे जो टॉर्क लगता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो डिफ्लेक्ट हो रहा है वो NIBA है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा लूप के इर्द गिर्द, टॉर्क उतना बेहतर लगेगा, कॉइल उतना अच्छे से डेविएट होगी, सुई उतना अच्छे से डेविएट होगी। तो जितना लूप है, लूप के आसपास जितना अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस लूप पर उतना बढ़िया से टॉर्क लगेगा और अच्छा सा डेविएशन हमको दिखाई देगा, अल्फा अच्छा सा दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात है, वो सेंसिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमने समझाई कि बी को बढ़ाने से सेंसिटिविटी कैसे बढ़ जाती है। पहला कारण न्यूमरेटर में, बी को बढ़ाओगे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बी जो है वो न्यूमरेटर में है। दूसरा कारण ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा लूप के आसपास बढ़ जाएगा तो वो ढंग से टॉर्क लगाएगा, बढ़िया टॉर्क लगेगा, तो अच्छा खासा डेविएशन हमको दिखेगा। मामूली से मामूली करंट में भी अच्छा खासा डेविएशन दिख रहा है, यानी हमारा गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। और ऐसा करते कैसे हैं, कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते कैसे हैं, सॉफ्ट आयरन को डाल के। किसको डाल के, सॉफ्ट आयरन को। गैल्वेनोमीटर को और सेंसिटिव बनाने के लिए एक और तरीका है, टॉर्सन कांस्टेंट कम से कम हो तो सेंसिटिविटी ज्यादा से ज्यादा होगी, और इसीलिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग यूज करते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक और प्रॉपर्टी कि उसका जो K होता है बहुत कम होता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो टॉर्सन कांस्टेंट होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, जिस कारण से हम उसको यूज करते हैं। और K अगर बहुत कम होगा तो गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी अच्छी होगी। समझ गए। तो हमसे पूछा जाएगा कि अच्छा सेंसिटिविटी से क्या समझते हो, जरा से करंट में बढ़िया सा अल्फा मिलता है, अगर हमें डेविएशन मिलता है कॉइल में, तो हम बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है, यानी जरा से करंट में बढ़िया सा अल्फा। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी है, अल्फा की वैल्यू कहाँ से निकाल के लाए, वही है हमारी गैल्वेनोमीटर का उतनी थ्योरी है मैथमेटिकल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, वहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के लाए, ये आ गया। हमसे पूछा जाएगा कोई 4 तरीके बताओ सेंसिटिविटी बढ़ाने के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के हम सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वो बल्कि हो जाएगा। एरिया ऑफ कॉइल ABCD, एरिया बढ़ाकर भी हम उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाकर भी हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, K को कम करके हम गैल्वेनोमीटर को और ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे बढ़ाएंगे पता ही है, गैल्वेनोमीटर के पेच जो होंगे उनको खोलना पड़ेगा, उसके टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का क्या तरीका है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉइल को लपेट देने से कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज उसका K बहुत कम होता है। तो बहुत सारी बातें हमको पता चली। अच्छा, और कुछ, एक और सेंसिटिविटी इसमें डिफाइन की जाती है, उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी सिंपल सी बात है, अगर हम जरा सा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, यानी जरा सा वोल्टेज लगाएं और बड़ा सा अल्फा मिले, तो हम कहेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर जो है वो वोल्टेज सेंसिटिव है।
जरा से वोल्टेज को भी वो डिटेक्ट कर लेता है, तो हम बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर वोल्टेज सेंसिटिव है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? जरा से वोल्टेज पे बड़ा सा अल्फा। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? जरा से करंट पे बड़ा सा अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, अल्फा की वैल्यू निकाल के रखिए, NIVA/K डिवाइडेड बाई V। हम चाहे तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V बराबर IR, आई ने आई को मार डाला, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आ गई? NVA/KR। एक चीज एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पे, R, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। चूंकि ये कॉपर की बनी हुई है और बहुत लंबी है, मीन्स बहुत ज़्यादा टर्न है, बहुत ज़्यादा लपेटा हुआ है, तो उसमें काफ़ी कुछ रेजिस्टेंस होगा। हालांकि कॉपर वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन 1000, 2000, 3000 टर्न अगर लपेटे हैं तो ढंग का रेजिस्टेंस हो जाएगा उसमें भी। तो ये है उस R की वैल्यू। सारी वैल्यू दी जाती हैं जब भी कैलकुलेशन पूछते ही नहीं है। कहेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाएं। क्या करें? क्या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के सोचना पड़ेगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं? हाँ, न्यूमरेटर में। क्या एरिया बढ़ाकर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं? न्यूमरेटर में। क्या K को कम कर हम बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, इसीलिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज यूज किया, उसका K बहुत कम है, टॉर्सन कांस्टेंट। तो इसको बढ़ाकर हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी सामने दिख रहा है ना। इसको बढ़ाकर भी हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, सामने दिख रहा है। याद बात करने की कोई बात ही नहीं है। जरा से वोल्टेज पे बड़ा सा अल्फा देगा तो बहुत सेंसिटिव बोला जाएगा, अल्फा की वैल्यू वहां से निकाल के यहाँ रखना, खत्म। इतने बड़े डेरिवेशन। K को जितना कम करोगे सेंसिटिविटी उतनी अच्छी होगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती। यही अंतर है करंट सेंसिटिविटी में वोल्टेज सेंसिटिविटी। जब हम यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, इसका मतलब उस कॉइल का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि वो और लंबा हो जाएगा वायर जो तुम लपेट रहे हो। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, इसलिए न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ने लगता है, इसलिए इसका कोई सेंसिटिविटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ गए? तो ये पूछा जाएगा कि किन किन तरीकों से करंट सेंसिटिव बनाएं, किन किन तरीकों से वोल्टेज सेंसिटिव बनाएं गैल्वेनोमीटर को। तो करंट सेंसिटिविटी याद हो अगर तो NIVA, आई कट गया था, नीचे आई था, NVA/K आया था। कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, B बढ़ाकर, A बढ़ाकर, K कम करके हम करंट सेंसिटिविटी को सुधार सकते हैं। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लेना है, यहां पर केवल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाकर, एरिया बढ़ाकर, K कम करके हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, इसलिए ये इसके इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता सेंसिटिविटी पर। समझ गए? अच्छा, हम इसको देखो रंगबाजी में ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टाइल मारना चाहे तो NVA/KR, NVA/K की जगह लिख सकते हैं। देखो तुम्हें कैसे फंसाएं, उस तरीके से नहीं, करंट सेंसिटिविटी अपॉन R, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? करंट सेंसिटिविटी। अब देखो जरा, कहाँ देख रहे हैं? ऐसे लिख देंगे और फिर कहेंगे देखो करंट सेंसिटिविटी और इसके न्यूमरेटर में आ रहा है, इसका मतलब जब जब करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तब तब वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो न्यूमरेटर में आ रहा है। तो हमसे पूछा जाएगा बोर्ड में, अगर हम चैप्टर वाइज को लगा रहे हैं तो, कि क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब ये भी होता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाना? हम कहेंगे हाँ, ज़्यादातर केसेस में सही है। क्या बात? हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो IS भी बढ़ेगा और VS भी बढ़ेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाकर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एरिया बढ़ाकर हम करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ा सकते हैं, एक गैल्वेनोमीटर की एरिया बढ़ाकर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ा देते हैं।
के कम करके करंट सेंसिटिविटी बढ़ा लेते हैं और के कम करके वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है, एन को बढ़ाकर केवल करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है, जब एन बढ़ता है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पर फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि नीचे आर है। ठीक है, करंट एन बढ़ता है तो आर भी बढ़ जाता है, इसलिए उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी पर फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लिख देते हैं। अगर ऐसा ही इतना ही लिखेंगे तो तुम्हें आर दिख रहा है, एन भी दिख रहा है, तो याद आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था कि इसको बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे नंबर ऑफ टर्न्स को तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आर भी बढ़ जाता है। तो स्टाइल में लिख देते हैं एन बी ए अपॉन के की जगह आई एस लिख देते हैं, कहते हैं वी एस बराबर आई एस अपॉन आर। क्या आई एस बढ़ेगा तो वी एस बढ़ेगा? तुम कहोगे हाँ, खत्म। एक केस ऐसा है, एन बढ़ाकर हम केवल आई एस को ही बढ़ाते हैं, करंट सेंसिटिविटी को ही बढ़ा सकते हैं, और एन बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आर भी बढ़ जाता है, इसलिए। सही है, ध्यान रखना है ये। तो छोटा सा टॉपिक था हमारा गैल्वेनोमीटर, जो कि अब यहां पर कंप्लीट होता है। सवाल भी देखेंगे इसके। देखो क्या पढ़ा हमने आज। गैल्वेनोमीटर का चित्र बनाया, कल ही बना लिया था, कल का ही बनाया। अच्छा, सेंसिटिविटी पढ़ी हमने। दो प्रकार के सेंसिटिविटी को डिफाइन किया है। करंट सेंसिटिविटी, यानी जरा से करंट में अगर बढ़िया सा अल्फा मिल रहा है तो हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छा है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? जरा से वोल्टेज पर बढ़िया सा अल्फा मिल रहा है तो हम कहेंगे जरा जरा से वोल्टेज को भी ये डिटेक्ट कर लेता है, बहुत बढ़िया है गैल्वेनोमीटर हमारा। अल्फा की वैल्यू कहां से लाए? वहां से लाए, वो गैल्वेनोमीटर की मैथमेटिक्स एक लाइन की डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर रीस्टोरिंग टॉर्क, वहां से आएगा अल्फा एन आई बी ए अपॉन के डिवाइडेड बाई आई ने आई को मार डाला तो करंट सेंसिटिविटी आ गया एन बी ए अपॉन के। कैसे कैसे हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं हम लोग? ये बढ़ाकर, ये बढ़ाकर, ये बढ़ाकर, ये कम करके हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। परंतु वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है एन, आई कट गया था, बी ए अपॉन के आर। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाकर, एरिया बढ़ाकर और के कम करके ही वोल्टेज सेंसिटिविटी में सुधार होता है। नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही बढ़ाते हैं तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इसलिए ये बातें हमको पता होनी चाहिए गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। बाकी सबको पता है फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या होता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज एक ऐसा एलॉय है, एक ऐसा मटेरियल है जिससे कि इसकी स्प्रिंग को बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा हाईली इलास्टिक है, जितना भी ऐंठोगे वो रिस्टोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो गर्म होकर फिर खराब हो जाए, उसमें इलास्टिसिटी बेकार हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितना मन चाहो उतना ऐंठ दो, वो पूरा का पूरा खुल जाएगा स्प्रिंग। इसलिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज को यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यानी जल्दी जंग नहीं लगती, इसलिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज को यूज़ करते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज का टॉर्सन कांस्टेंट बहुत कम होता है, इसलिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज को यूज़ करते हैं, क्योंकि टॉर्सन कांस्टेंट कम होगा तो गैल्वेनोमीटर हमारा सेंसिटिव होगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं। और क्या है फॉस्फर ब्रॉन्ज की क्वालिटी? अच्छा कंडक्टर भी होता है ना। इलास्टिक चीज़ें तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन सारी चीज़ें कंडक्टर नहीं है। अब कोई इंसुलेटर चीज़ अगर हम यहाँ लगा देंगे, मान लीजिए हमने बहुत इलास्टिक चीज़ लेके आए हैं कोई, लेकिन वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो करंट यहाँ से यहाँ फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। करंट को इस कॉइल से घूम के यहाँ तक भी पहुँचना है, तो यहाँ पे कोई इंसुलेटर चीज़ नहीं लगा सकते। इलास्टिक चीज़ें हमारे पास बहुत हैं, फिर भी फॉस्फर ब्रॉन्ज को ही क्यों चुना? क्योंकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर भी है करंट का, इसलिए। तो उसकी बहुत सारी क्वालिटी हैं जो कि कॉपी में हमको मिल जाएंगी, लिख लेना, बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक अपने ये फॉस्फर ब्रॉन्ज है, एक और नाम आएगा कॉन्स्टेंटाइन मैंगनीज, पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है कि नहीं, किसका होता है? मीटर ब्रिज का जो वायर होता है, ए बी वायर जो बनाते थे, मैंगनीज, वो भी मटेरियल बढ़िया मटेरियल है। चलिए बढ़िया। इतनी सी कहानी है।
गैल्वेनोमीटर में उसकी वर्किंग है, उसमें हम लोगों ने कुछ खास पढ़ा नहीं, बस इतना बताया कि मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा, स्प्रिंग में ऐठन आएगी, उसको रिस्टोर कर लेंगे। NIBA बराबर K अल्फा। करंट सेंसिटिविटी पढ़ा आज और वोल्टेज सेंसिटिविटी। प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज, गुड कंडक्टर, नॉन ऑक्सीडाइज, ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, टॉर्सन कांस्टेंट वेरी लो, अच्छी बात है। अब हमको पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर से कैसे हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे उसको, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले पढ़ेंगे एमीटर का, फिर वोल्ट मीटर। तो इसमें इस चैप्टर में लास्ट में 3 डिवाइसेस हैं, गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन। आसान है बहुत, बस पढ़ना है हमको डेली लगभग 2-2 घंटे तीनों सब्जेक्ट। अच्छा 10-11 से क्या आते थे 15-15 मिनट पढ़ना है, और जैसे जैसे करीब आएगा बोर्ड 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे तो कहेंगे अब नहीं पढ़ेंगे। क्या हो गया, ऊँघाई आ रही तुम्हें? देखो अच्छा, गैल्वेनोमीटर को क्या हम डायरेक्टली एमीटर, पहले एमीटर बनाते हैं, स्पेलिंग क्या है, ऐसी होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर को क्या हम डायरेक्टली एमीटर के रूप में, एमीटर पता है ना क्या होता है, एमीटर एक ऐसा मशीन होता है, ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर से केवल डिटेक्ट करते हैं। सुई हिली मतलब करंट है, गैल्वेनोमीटर का इतना काम होता है। एमीटर नापता है 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, कितना है। तो क्या हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एमीटर के रूप में यूज कर सकते हैं? पहले उसको देखते हैं तो हमको पता चलेगा कि नहीं, डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। और जब प्रॉब्लम्स पता चलेंगी उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन बताएंगे तो फायदा क्या? मान लीजिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा सर्किट है, क्यों सर्किट, दो वोल्ट की बैटरी थी, 2 ओम का रेजिस्टेंस था और वायर था। बताइए करंट क्या होगा इस सर्किट में? भरना जाए हम, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, V अपॉन आर, ठीक है, इंटरनल कुछ नहीं है, सिंपल 1 एम्पियर। करंट क्या होगा? 1 एम्पियर। दिक्कत आ रही है इसमें? कह दो दिक्कत आ रही है। 0 चैप्टर से स्टार्ट करें हम, फिर 11th के 0 चैप्टर से। V वोल्टेज 2 वोल्ट, R रेजिस्टेंस 2 ओम, 1 एम्पियर, ठीक है भाई, इतना करंट है इसमें, हाँ 1 एम्पियर, बढ़िया। इस 1 एम्पियर को हमें मेजर करना है। जरा बताओ, हटा दो, पता नहीं ना तुम्हें, ये तो कैलकुलेशन है। जरा बताओ, अगर हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दें इस वायर में, सीधा बिल्कुल करंट जाए इसके अंदर घुसे और बाहर निकले, तब ये नाप पाएगा, है ना। कुछ लोग ऐसे लगाते हैं गैल्वेनोमीटर को, वायर ऐसा होता है, गैल्वेनोमीटर यहाँ रख देते हैं, करंट घुसा ही नहीं उसमें, नापेगा क्या? ऐसे, ठीक है, लगा दिया हमने गिल्लू, और इसमें डेविएशन भी आया, दिखा हमें डेविएशन, ठीक है, नॉर्मली सुई यहाँ होती है, मान लो 0 यहाँ पर है, तो हमें उसमें डेविएशन दिखा। क्या इसने जो भी डेविएशन करके नापा, क्या वो करंट की रियल वैल्यू होगी? नहीं। क्या इसने 1 एम्पियर नापा? क्योंकि इस सर्किट में करंट 1 एम्पियर, ये हमें कैलकुलेशन बता रही है। I बराबर V अपॉन आर, V बराबर आई आर से, V है 2, R है 2, तो इस सर्किट में करंट 1 एम्पियर होना चाहिए, जिसको कि इसको नापना है। लेकिन क्या गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर नाप पाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर अपना खुद का भी रेजिस्टेंस होता है जो इसमें काउंट हो जाएगा जैसे ही उसको लगाएंगे, और काफ़ी होता है, 30 ओम, 40 ओम, 50 ओम, ऐसा होता है, बाइंडिंग होती है उसमें, 3000, 4000, 5000 लपेटा है उसमें वायर, नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसका खुद का भी काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल
48 ओम इसका खुद का रेजिस्टेंस है। तो असल में इसने जो भी नापा वो क्या नापा होगा, I = V/50, 1/25 एम्पियर नापा, जबकि असल में इस ब्रांच में कितना करंट है, 1 एम्पियर। तो करंट नापना है हमें, 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर नापना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर का खुद का इतना रेजिस्टेंस है जो इस करंट को कम कर देता है, ओरिजिनल करंट कम हो जाता है, तो गलत करंट नपता है। जो भी नपता है वो 1/25 यानी बेकार, वो तो नहीं था हमारा करंट, हमारा करंट तो 1 एम्पियर है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्टली यहां मेन ब्रांच में नहीं लगा सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस वाला होता है, ठीक ठाक रेजिस्टेंस वाला होता है, 30 ओम, 40 ओम, 50 ओम तक। जैसे ही हम उसको लगाएंगे उसका खुद का रेजिस्टेंस इसमें काउंट होने लगेगा, और जो ओरिजिनल करंट है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण से। और हमने देखा किस तरह 1 एम्पियर को नापना था, उसने जो नापा, जो भी डिटेक्ट किया, वो 1/25 एम्पियर के कारण डिफ्लेक्शन आया होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो बैटरी से कम करंट निकलेगा तो डिफ्लेक्शन भी बहुत कम ही आएगा। तो क्या करें, तो क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस काउंट हो गया। जैसे ही हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया उसका खुद का रेजिस्टेंस काउंट हो गया, इस कारण से इसकी नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, और जो भी करंट हो गया वो बहुत कम करंट उसने नापा। ओरिजिनल करंट 1 एम्पियर था और उसने जो नापा वो 1/25 एम्पियर है, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है, गलत है। अब ये तो हर बार होगा, जब भी हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे उसका रेजिस्टेंस काउंट हो जाएगा सर्किट में, और हर बार वो गलत करंट को नापेगा, जो ओरिजिनल करंट होगा उसको नहीं नाप पाएगा। कैसे काम चलाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि गैल्वेनोमीटर को तो हम लगाएं लेकिन उसका रेजिस्टेंस जो है वो काउंट ना हो। मतलब बवाल किया जाए, क्यों तेजस्वी, गैल्वेनोमीटर तो लगाएं लेकिन उसका रेजिस्टेंस काउंट ना हो, है ना, 2 वोल्ट 2 ओम ही रहे, जिसके कारण 1 एम्पियर वो नाप ले। यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो काउंट होगा, सीधी सी बात है। जब उसको ब्रांच में लगाओगे तो कुछ ऐसा करो कि उसका रेजिस्टेंस काउंट ना हो। और इसका एक तरीका है, क्या कर रहे हैं, एक तरीका है कि ये जो हमारा गिल्लू है जो कि हाई रेजिस्टेंस वाला है, इसके पैरेलल में हम एक बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लो। मान लो ये तुम्हारा 48 हो, 48 से लिया था, 1 एम्पियर नापना था उसे, 1/25 एम्पियर नापा, क्योंकि 50 ओम रेजिस्टेंस हो गया और करंट अपने आप कम हो गया। जो 1 एम्पियर था करंट, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, उसने जो नापा वो ओरिजिनल था ही नहीं। 48 के पैरेलल में 0.001 ओम लगा दो, बहुत लो रेजिस्टेंस लगा दो। इसको संट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, संट। ऐसे लो रेजिस्टेंसेस को क्या बोलते हैं, संट, SHUNT, संट। अंट संट नहीं होता है क्या, अंट संट बकर है वही संट। अच्छा, ये करने से क्या हो गया, अच्छा अब हमको बताओ, अब मशीन हमारी इतनी हो गई है ना, इसके गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये पूरी मशीन जब यहाँ पर लगाओगे तो भाई उसका रेजिस्टेंस तो काउंट होगा, ये तो नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा, लेकिन इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो काउंट होगा। नेट रेजिस्टेंस तो क्या हो गया, पैरेलल में लगा है तो 1/48 प्लस 1/, कैलकुलेटर भी नहीं लेके आए हैं, 0.0001, ये आ जाएगा इसका नेट रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पर लगाएंगे तब काउंट होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते जादू कि गैल्वेनोमीटर लगाओ लेकिन उसका रेजिस्टेंस काउंट ना हो, वो तो होगा काउंट, लेकिन हाँ संट लगाने से जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो काउंट होगा। अच्छा हमको बताओ नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा, क्या हमें एक बात पता है, जब 2 रजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल 3 ओम एंड 2 ओम, तो जो नेट आता है वो इन दोनों से कम ही आता है। पैरेलल में ये उसका रिजल्ट है, जो इन दोनों में कम है
2 ओम, उससे भी कम आता है नेट हर बार, चाहे कुछ भी लगा, 5 ओम, 1 ओम पैरेलल में लगे हैं, तुम निकाल के देख लेना, जो नेट आएगा वो मिनिमम वाले से भी कम आएगा। ये पैरेलल रेजिस्टेंस का रिजल्ट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। यानी 48 ओम 0.0001 इनका जो नेट होगा वो इससे भी कम होगा। यानी अगर इससे कम होगा तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा करंट में, बहुत नेग्लेजिबल फर्क पड़ेगा, है ना। अब हम इस मशीन को अगर लगाएंगे, इसको 48 के पैरेलल में ये शंट लगा दिया है, अब इसको लगाएंगे, उसका नेट रेजिस्टेंस मान लो 0.00, इससे कम करना थोड़ा, क्या होगा 0.9। इसकी कैलकुलेशन का आंसर मान लेंगे आया है, किया नहीं करके देखना, आंसर बहुत कम आएगा। तो नेट रेजिस्टेंस काउंट होगा, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस काउंट ना हो, गैल्वेनोमीटर लगाओ। लेकिन हमने क्या किया, दिमाग लगाया। इस 48 जो ओम था, हमने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि क्या करें कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाए, उसके पैरेलल में बहुत बढ़िया सा शंट लगा दो। ऐसा करने से इसका नेट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और ऐसा करने से इसके करंट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो करंट की वैल्यू इस वाले केस पे निकाल सकते हो कि अब ये मशीन जो हम लगाएंगे, इसको गैल्वेनोमीटर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके पैरेलल में कुछ लगा है, तो करंट कितना नापेगा, I = V/R की वैल्यू है 2.000009, जो भी इसका रेजिस्टेंस नेट होगा 2 प्लस करके, तो आंसर क्या आएगा, लगभग 1 एम्पियर। क्योंकि इसको ना ही काउंट करो इसमें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा सुड़ी बनाओ और 1 एम्पियर ले दो। गैल्वेनोमीटर में अब जो भी रीडिंग आएगी वो 1 एम्पियर के हिसाब से आएगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी और सॉल्यूशन भी एक साथ। क्या डिस्कस किया, बहुत बढ़िया चीज। हमने कहा कि मान लो हमारे पास एक सिंपल सी सर्किट है, 2 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो इसमें 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। और अगर हम नॉर्मल डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को इसमें यूज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर बहुत हाई रेजिस्टेंसेस के होते हैं, 30 ओम, 40 ओम, 50 ओम, उनका रेजिस्टेंस भी काउंट हो जाएगा और करंट जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं मेजर हो पाएगी। कुछ ऐसा किया जाए कि गैल्वेनोमीटर तो लगाया जाए लेकिन उसका रेजिस्टेंस काउंट ना हो। हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बर्बाद कर दिया, बहुत लो कर दिया रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का, उसके पैरेलल में शंट लगा के नेट रेजिस्टेंस बहुत लो हो गया, इसमें जोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना लो हो गया। तो करंट कैसा आया, 1 एम्पियर ही उसने मेजर किया। अब यहां पर लगाएंगे, उसका नाम देंगे एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में क्या लगा देंगे, शंट लगा देंगे। तो ये जो डब्बा बनेगा पूरा, इस डब्बे का ही नाम होता है एमीटर। ठीक है, अब तुमको एमीटर खोल के देखना होगा। असल में एमीटर और जो मेन चीज़ होती है, जो मशीनरी होती है, वो गैल्वेनोमीटर वाली होती है, बस पैरेलल में एक शंट लगा होता है, अंदर ही लगा होता है डब्बे के, बाहर लगा होगा तो तुम नोच लोगे, है कि नहीं। ये तो समझ में आ ही गया होगा। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट भी बता सकते थे। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत लो रेजिस्टेंस यानी शंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, याद कर लो, ये भी तरीका था। और दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि इसका नेट ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, इतना कम कि शर्म आने लगे जोड़ने में। और शंट होते ही ऐसे हैं, 0.001 ओम, 0.0025 ओम ऐसे होते हैं, तो नेट जो होगा वो उनसे भी कम होगा। तो उसका रेजिस्टेंस अगर हम बोले कि सर्किट में काउंट होगा, काउंट तो जरूर होगा लेकिन उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सर्किट में जो करंट होगा ओरिजिनल वैल्यू, लगभग वही ओरिजिनल वैल्यू करंट की मेंटेन रहेगी इस डिवाइस को लगाने के बाद भी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा करंट में। समझ में आ गया सब कुछ। चलिए मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं। ये मेन ब्रांच है जिसमें हमने ये पूरा डिवाइस लगाया है, एमीटर जिसको नाम दिया है।
ये करंट आई इस एमीटर में घुसा, ठीक है। यहाँ पे जाके ये बटेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा सामने जाएगा। मान ले सामने गया आई जी, गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया वो गया आई जी, मान ले ये करंट गया आई जी, जो बचा वो ऊपर जाएगा, बचा कितना आई माइनस आई जी, है तो ये तो पता ही है ना, आई आया, अगर उसका आई जी इधर चला गया तो ऊपर क्या आ गया, आई माइनस आई जी। शंट की कैलकुलेशन करवाई जाती है। अभी सवाल लगाएंगे हम लोग, पूछेंगे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, ऐसे दिया जाता है, और उसको ऐसे एमीटर में बदलो जो 2 एम्पियर तक करंट को नाप ले, ऐसे बोला जाता है। तो बताओ उसके पैरेलल में कितना शंट लगाएंगे। अभी लग रहा होगा कठिन है, बहुत सरल है। सबसे पहली बात यह है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमने इसको पैरेलल में क्यों लगाया है, और उसका एक ही आंसर है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाए, उसका कुछ फर्क ना पड़े। डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को भी तुम कसोगे तो वो मना नहीं करेगा, कस जाएगा। ऐसा नहीं है तुम कसोगे तो वो ऐसे हो जाए, थोड़ा परेशान हो जाए, लेकिन वो तो हलचल आ जाएगी। जो ओरिजिनल वैल्यू वो करंट की ओरिजिनल वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, उसका खुद का बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए तो हमने उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कम कर दिया शंट लगा। चलिए बहुत बढ़िया। आई जी इधर गया ऊपर गया, आई माइनस आई जी। एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों पैरेलल लगे हैं, इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होता है, सेम। बताओ इसका पोटेंशियल कितना है, आई जी जी, इसका रेजिस्टेंस मैं जी से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि ये फेमस चीज है ना, इसलिए गिल्लू। आई आर इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज कितना होगा, आई इंटू आर, आई जी जी, और ये बराबर होगा इसके वोल्टेज के, आई माइनस आई जी एस। चूंकि दोनों चीजें पैरेलल में लगी हैं इसलिए उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। आई जी जी जो पोटेंशियल है वो इसके पोटेंशियल के बराबर, और यहां से हम शंट की वैल्यू निकालेंगे, शंट की वैल्यू आ जाएगी आई जी जी आई माइनस आई जी। ये बस हमको ये बता दो, घुमनी आ गई, बस हमको ये बता दो कि तुम्हारा गिल्लू है उसका रेजिस्टेंस कितना है। हमको ये भी बता दो कि तुम्हारा गिल्लू कितना करंट यूज करेगा कम से कम वर्किंग करने के लिए। गैल्वेनोमीटर को जितना भी करंट यूज करना होता है उसको आईजी बोलते हैं। और हमको ये बता दो कितना करंट नापना चाहते हो, तो हम ये बता देंगे कि पैरेलल में कितना शंट तुमको लगाना पड़ेगा। ये शंट का फॉर्मूला है, और देखो फिर से डेरिवेशन 2 लाइन में खत्म हो गया, है ना। इसका वोल्टेज बराबर वोल्टेज, शंट की वैल्यू आ गई। तो 12th में कुछ ऐसा नहीं होता कि हम डेरिवेशन भूल गए, इस नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं 12th में। 11th में तो लंबे लंबे होते हैं बहुत बढ़िया। तो ऐसे हम शंट की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके सवाल लगाएंगे अभी, देखो अभी सवाल लगाते हैं, इसका एक सवाल जरूर लगाएं। किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट क्यों लगाया, उसको लगाने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है। बाकी सब इसके पास है, सुई उसके पास है, स्केल उसके पास है, गैल्वेनोमीटर के पास, वो जो भी नापेगा वो करंट नप जाएगा। तो अब ऐसी डिवाइस अगर हम लगा देंगे इसमें तो करंट नपेगा और ओरिजिनल वैल्यू ही लगभग नपेगी। ऐसी डिवाइस हमने लगाई है जिसका रेजिस्टेंस 0.0025 ओम है मान लो, तो इसको इसके साथ जोड़ने में ही शर्म आ रही है। तो अगर कैलकुलेशन करोगे भी जोड़ के तो भी आंसर लगभग 1 एम्पियर ही आएगा, ठीक है। और अगर हम शंट नहीं लगाएंगे तो इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस तो बहुत होता है 50 ओम, खेल खत्म हो जाएगा करंट का। तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 1 एम्पियर वो नहीं नप पाएगी, कुछ और नप जाएगा जो कि हमारा नहीं है। आओ देखो सवाल देखें एक दो, बढ़िया चैप्टर है। इसकी शुरुआत अभी जब हम करेंगे रिवीजन तब तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, जब हम एग्जाम्पल कराएंगे तब उसको रिवाइज कराते रहेंगे हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ना, भूल गए होगे शुरुआत में क्या क्या पढ़े। एक सवाल देखो, शंट क्या होता है, ए वेरी लो रेजिस्टेंस which is connected in parallel with the galvanometer is called shunt। सवाल, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल, सवाल पढ़ना, सवाल देखना सुनना, जल्दी से खत्म करें, कल कराएंगे।
एक गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम, यानी जी की वैल्यू दी गई है 12 ओम। सोज, ये गैल्वेनोमीटर सोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी पूरी स्केल में डिफ्लेक्शन, यानी उस गैल्वेनोमीटर को कितना करंट चाहिए अपनी वर्किंग करने के लिए मिनिमम। ए गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम सोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 25 मिली एम्पियर, यानी गैल्वेनोमीटर को काम करने के लिए जितना करंट चाहिए उसको आईजी बोलते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए 25 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर को काम करने के लिए जो करंट चाहिए होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आईजी से, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला है कि गैल्वेनोमीटर अच्छे से काम करेगा। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर? ऐसे एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे जिसकी रेंज 0 से 7.5 एम्पियर हो? यानी हमको जो करंट नापना है वो 7.5 एम्पियर तक का करंट नापना है। 7.5 को ध्यान में रख के हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर 7.5 नाप लेगा तो 0 से 7.5 तक कोई भी करंट नाप लेगा। मैक्सिमम करंट हमको कितना नापना है? 7.5। एमीटर बनाना है, हमको पता है एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगाते हैं? शंट लगाते हैं। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। तो अगर पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्टेज सेम होगा, है ना, ऊपर शंट है नीचे जी है। वोल्टेज सेम होगा मतलब क्या है? इधर करंट जो मुड़ा था वो IG था, इधर से I आया था, इधर IG मुड़ गया था, ऊपर क्या कहता है? I माइनस IG। दोनों का वोल्टेज सेम है। ये तब करोगे जब फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो इसका वोल्टेज क्या हो गया? IGG। इसका वोल्टेज क्या हो गया? I माइनस IGS। ये तब करोगे जब फॉर्मूला याद नहीं होगा शंट वाला। और यहाँ से हम शंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, IGG अपॉन I माइनस IG। चलिए रखिए, IG की वैल्यू कितना करंट चाहिए गैल्वेनोमीटर को वर्क करने के लिए? 25 मिली एम्पियर, यानी 0.025। सही किया मैंने? ठीक है। G की वैल्यू बताओ, कितना रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का खुद का? 12 ओम। I कितना करंट नापना चाहते हो? वही तो था I, वो आगे बढ़ गया था I माइनस IG। 7.5 एम्पियर तक नापना चाहते हैं। अच्छा, I माइनस IG और IG की वैल्यू 0.025। उम्मीद करते हैं ये कैलकुलेशन हम सभी लोग कर लेंगे। 7.5 में इतना घटाना है 0.025 और फिर ये कैलकुलेशन करनी है तो हमको पता चल जाएगा कि शंट कितना लगाना होगा। असल में इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉइंट्स में कुछ आएगी, क्योंकि शंट जो होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉइंट में कुछ आएगी। कैसे पता? क्योंकि देखो भाई, 12 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या बहुत छोटी हो जाएगी और ये संख्या बहुत बड़ी है, लगभग 7.5 है। तो ऊपर बहुत छोटी संख्या, नीचे 7.5, तो आंसर क्या आएगा? बहुत छोटा ही आएगा। कैलकुलेशन करनी है, ओम में आंसर आएगा। इस तरह हम कल बहुत सारे इसके सवाल लगाएंगे, 2-3 सवाल और लगाएंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के। पहले तो रिवाइज करा देंगे क्या पढ़ाया है, उसके बाद सवाल, फिर वोल्टमीटर को कन्वर्ट करेंगे जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है। कल हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और कल एनसीईआरटी लेके आना है, क्या पता एनसीईआरटी शुरू हो जाए। सही है, बढ़िया।